नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की राजनीति में घट रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत करते हैं। आज भी हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम तकरीबन रोज ही देश की राजनीति पर बातचीत करते हैं। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार से काफी नाराज हैं और वो हर रोज या कुछ दिन के अंतराल पर एक अपने सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज डालते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ या मैं थोड़ा देर इंतजार कर रहा हूँ, मैं भारत के प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। कल उन्होंने फिर से एक ट्वीट डाला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रूस से चीन खरीद कर भारत विदेशी बाजार में बेच रहा है, मुनाफा कमा रहा है, उसे यूक्रेन के लोगों की कोई परवाह नहीं है। बाद में भारत की तरफ से भी एक जवाब गया, जिसमें भारत ने आईना दिखाने की कोशिश की कि खुद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका क्या कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे समझें? क्या डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मनमाफिक कुछ चीज हासिल करने के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो वक्तव्य दिया है, आप उस वक्तव्य को ध्यान से देखें। वो एक नीतिगत वक्तव्य है। ऐसा लगता है कि रणधीर जायसवाल जो है, या तो नीतिगत वक्तव्य दे रहे हैं या किसी अखबार के अंदर एक आर्टिकल लिख रहे हैं विश्लेषणात्मक, जिसमें वो बता रहे हैं कि अमेरिका भी तो रूस से इतनी चीजें लेता है, यूरोपीय यूनियन भी रूस से इतनी चीजें लेता है, तो हम लेते हैं तो हमारे ऊपर क्यों दबाव डाला जा रहा है। इस प्रकार की बात की जा रही है। ये उसी तरह की बात है कि जब माँ अपने किसी बेटे को डांटती है तो बेटा शिकायत करते हुए कहता है कि ये बड़ा भाई भी तो ऐसा करता है, छोटा भाई भी तो ऐसा करता है, आप मेरे ऊपर ही क्यों खफा हो रही हैं। ये इस प्रकार की कोई बात है। जैसे कि ये भारत और अमेरिका का, यूरोपीय यूनियन का कोई घरेलू किस्म का कोई झगड़ा हो, जिसमें ट्रंप जो है वो माँ या पिता बने हुए हैं और वो सबको डांट डपट कर रहे हैं, और भारत उनके सामने खड़े होकर चिरौरी कर रहा है या ठुनक रहा है भारत उनके सामने खड़े होकर कि आप हमको क्यों डांट रहे हैं भाई, हम तो जो दूसरे लोग, दूसरे बच्चे करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं, आप भी दरअसल कुल मिला के वही करते हैं। तो ये इस प्रकार की बात है, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। ट्रंप भारत से क्या चाहते हैं, मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के जो खेतिहर उत्पाद हैं, यानी अमेरिका के जो पोल्ट्री किसान हैं, यानी मुर्गी पालक किसान हैं अमेरिका के जो सूअर पालक किसान हैं, अमेरिका का जो मांस उद्योग है, अमेरिका के जो फल उत्पादक किसान हैं, इन सबके जो उत्पाद हैं उनके लिए भारत का बाजार खोल दिया जाए। उनकी पहली कोशिश तो ये। उनकी दूसरी कोशिश ये है कि भारत रूस से हथियार लेना बंद कर दे। अगर भारत रूस से हथियार लेना बंद कर देगा तो भारत के पास हथियारों का कोई दूसरा सप्लायर रहेगा ही नहीं अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि भारत चीन से हथियार ले नहीं सकता, भारत तुर्की से हथियार ले नहीं सकता, इन देशों से भारत के संबंध अच्छे नहीं है। तो फिर भारत जो है अमेरिका से ही हथियार लेने के लिए मजबूर हो जाएगा और कहीं से हथियार नहीं लेगा। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है भारत, डिफेंस इंपोर्टर है भारत। ये अपने आप में एक स्थापित तथ्य है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करता है, इसलिए उसे एक से ज्यादा जगह चाहिए जहां से वो हथियारों का आयात कर सके। वो अमेरिका से भी लेता है, वो रूस से भी लेता है, वो फ्रांस से भी लेता है, वो स्वीडन से भी लेता है। भाई, स्वीडन से बोफर्स तोपें खरीदी थी आपने, है? आपने सुखोई विमान कहीं और से खरीदे थे, आपने राफेल विमान फ्रांस से खरीदे, रूस से आपने न जाने कितने हथियार मुद्दतों से आप खरीद रहे हैं। तो तरह तरह कई, अमेरिका चाहता है कि भारत इधर उधर से हथियार खरीदना बंद करके सिर्फ उससे हथियार खरीदे। तीसरी बात, ट्रंप ये चाहते हैं कि चूंकि अमेरिका ऊर्जा का सब दुनिया के सब बड़े उत्पादक देशों में से एक है, वो बड़े पैमाने पर तेल और गैस का उत्पादन करता है, इतना ज्यादा उत्पादन करता है कि उसकी अपनी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और दुनिया के बाजार में उनको बेचता भी है वो। तो वो चाहते हैं कि भारत और कहीं से तेल और गैस न ले, खासतौर से ईरान से या रूस से तो बिल्कुल न ले, और वो अमेरिका से ले तेल और गैस, और तेल और जो पेट्रोलियम पदार्थों से बनने वाली जरूरी चीजें जो हैं, जो कि औद्योगिक उत्पादन में काम आती हैं, वो भी वो अमेरिका से ले। अब आप समझिए कि ये ट्रंप चाहता है कि भारत ऐसा करे। अच्छा, अब इसमें भारत कुछ कुछ
तेल और उसकी गैस की ज्यादा बात होने लगी है, रूस का नाम बीच में आ गया, तो भारत कुछ कुछ ट्रंप की बातों को इसमें मान सकता है। भारत ट्रंप से थोड़े हथियार भी ज्यादा खरीदना शुरू कर सकता है, इसमें भी कोई ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन उसको झेल लिया जाएगा। इसी तरह कुछ तेल और गैस भी भारत अमेरिका से कुछ ज्यादा खरीदने की तरफ जा सकता है। लेकिन भारत अमेरिका के लिए अपना कृषि बाजार नहीं खुला छोड़ सकता, यह भारत के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ है। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, जीएम फसलें इनको कहते हैं, वो अमेरिका से आकर भारत के अंदर उनका इस्तेमाल होने लगे। जीएम फसलों की विशेषता ये होती है कि जब उनको लगाया जाता है तो वो बीज नहीं पैदा करती हैं, तो बीज लेने के लिए भी अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा, और उन फसलों में जो फर्टिलाइजर यानी खाद, जो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए भी अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। और जीएम फसलें लाने के लिए जितने बड़े पैमाने पर फार्म्स की जरूरत होगी वो तभी हो सकती है जबकि किसानों की जमीनें अधिग्रहण किया जाए और उनके बड़े बड़े विशालकाय दैत्याकार यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर फार्म बनाए जाए, तब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जो है भारत में इस्तेमाल हो पाएंगी। यानी भारत अपने कृषि के पूरे ढांचे का में तब्दीली लाए। अंग्रेजी का अखबार इसके पक्ष में संपादकीय लिखने लगे, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया इस पक्ष में संपादकीय लिखने लगे हैं कि भारत को किसानों के हित में ऐसा करना चाहिए था। अब मोदी जी की हालत वो है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला काम यह किया कि किसानों की जमीन के अधिग्रहण करने के लिए अध्यादेश जारी किया। इस पर विपक्ष की राजनीति उनके खिलाफ जोर पकड़ा, राहुल गांधी उस राजनीति में विशेष रूप से सक्रिय हो गए। क्योंकि राज्यसभा में इनके पास संख्या नहीं थी, इसलिए ये अध्यादेश पर ही तक ही सीमित रहे, कानून बन नहीं पाया, अंततः वो अध्यादेश भी वापस लेने पड़े। वो बात मोदी जी वहां पहले दांव में ही पराजित हो गए। उसके बाद उन्होंने कोविड का सहारा लेकर किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के लिए 3 कृषि कानून लाए वो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोविड के बावजूद पंजाब के किसान अपनी छतों पर खड़े होकर आंदोलन करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद नतीजा क्या निकला? 1 साल लंबा किसानों का जबरदस्त ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसके दबाव में मोदी जी को संसद द्वारा पारित किए हुए 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा। अब अगर मोदी जी ने पूरा कृषि क्षेत्र ही इस अमेरिकी आर्थिक आक्रमण के लिए खोल दिया, तो मैं तो यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भारत की राजनीति से नामो निशान मिट जाएगा। जो पार्टी ऐसा करेगी उसका नामो निशान मिट जाएगा। अभी तो इसमें केवल उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के और पंजाब के किसानों ने ही भाग लिया था, और दक्षिण भारत के किसान, गुजरात के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। महाराष्ट्र के किसान इस आंदोलन में केवल प्रतीकात्मक रूप से शामिल थे। फिर वो सब भी इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि अगर ये सब खुल गया तो फिर बाजार में तो अमेरिकी नाशपातियां बिकेंगी। अभी क्या होता है कि अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे आप शाम को निकलिए, ठेले पे जो फल बेचने वाला है उससे जाके सेब खरीदिए आप, तो वो 2-3 तरह के सेब वहां रखे होगा, बताएगा ये किन्नौर के सेब हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के सेब हैं, ये बताएगा ये कश्मीर के सेब हैं, एक और चमकदार सेब रखे होंगे, बताएगा ये अमेरिकी सेब हैं, बताएगा। तो अभी भी भारत में आपको वो आते हैं फल, लेकिन उनकी मात्रा सीमित है और भारतीय माल उनके साथ प्रतियोगिता कर रहा है। तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम अमेरिकी सेब नहीं खरीदेंगे। अच्छा, अमेरिकी सेब किन्नौर के और कश्मीर के सेब से थोड़ा महंगा भी होता है, कहता मीठा बहुत है, ये इतने मीठे नहीं है ये वाले। मैं मैं अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं आपको बताओ। आप भी बाहर जाएं, ठेले पे जाकर फल खरीदें तो आपको भी यही इसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, फिर जब पूरे बाजार में अमेरिकी नाशपाती, अमेरिकी अनानास, अमेरिकी सेब, ये सब इनका आक्रमण हो जाएगा, जब हमारे जो पोल्ट्री किसान हैं, यानी जो मुर्गी पालक किसान हैं, उनके लिए अमेरिकी चिकन आने लगेगा, बहुत चिकन लेग्स आने लगेंगे, अमेरिकी चिकन ब्रेस्ट आने लगेगा, ये बड़े पैमाने पे आने लगेगा, अमेरिकी लैम्ब आ जाएगा मार्केट में, अमेरिकी बीफ मार्केट में आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। क्योंकि वो अमेरिका के किसानों को अब एक नया बाजार मुहैया कराना चाहते हैं ट्रंप, और उन्हें लग रहा है कि भारत एक बाजार है
जिसका दरवाजा उनके लिए खुलना ही चाहिए। तो ये 3-4 चीजें ट्रंप भारत को बेचना चाहते हैं। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ी अच्छी तरह अध्ययन कर रखा है। ट्रंप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 1990 में जब नव उदारतावादी न्यू लिबरल इकोनॉमी आई थी, उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुख विकास की डगर पर चल पड़ी थी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की डगर पर चल पड़ी थी। लेकिन हम लोगों को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। आज ही मैंने जो वीडियो नई परख पर कल डाला था, वीडियो बना के, उस वीडियो में मैंने स्पष्ट किया है कि भारत ने सेवा क्षेत्र में जो निर्यात में कामयाबी हासिल की है, वो कामयाबी भले ही कितनी बढ़ा चढ़ा के कही जाए, वो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट का केवल 4.6% है। इसी तरह मर्चेंडाइज यानी विभिन्न तरह की जो वस्तुएं पैदा होती हैं, उन वस्तुओं के निर्यात में भारत का ग्लोबल निर्यात में केवल 2% हिस्सा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ट्रंप ये जानते हैं कि अगर भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले माल के ऊपर बड़ा टैरिफ लगा दें, तो ये 4.6%, 2% और भी नीचे चला जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था उससे और भी ज्यादा संकट में पड़ जाएगी। जो एक्सपोर्टर्स हैं भारत के, उनमें हाहाकार मच जाएगा। वो मचा हुआ है इस वक्त हाहाकार, वो हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। तो इसलिए जो दुश्चिंताएं पैदा होंगी, तनाव पैदा होंगे, इसका लाभ उठाकर वो मोदी जी को बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, ये सब आपको करना पड़ेगा। देर सवेर की बात है। अभी हमने 25% लगाया है, हम उसको और बढ़ा देंगे। अच्छा, चूंकि अमेरिका बहुत अमीर देश है, इसलिए थोड़े बहुत किसी जैसे भारतीय माल वहां जाके महंगा हो जाएगा, यही तो हुआ ना, भारत का माल वहां जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। तो जो अमेरिकी आयातक हैं, वो भारत की बजाय किसी और देश से माल मंगाना शुरू कर देंगे। थोड़े दिनों में वो स्थिति ठीक हो जाएगी। अच्छा, अमेरिकनों की जेब में पैसा भी बहुत है, अगर उनका मन होगा तो वो महंगा माल भी थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं। अच्छा, टैरिफ बढ़ा देने से ट्रंप की आमदनी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ट्रंप ने जिस तरह की नीतियां अपनाई हैं, उन नीतियों से क्या हो रहा है कि वो बड़े पैमाने पर उन्होंने अमेरिकी राज्य की आमदनी में इजाफा किया है। क्योंकि उनका दांव ये है, रुचिर शर्मा ने अभी विस्तार से दिखाया है कि ट्रंप के इन कदमों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी जो नागरिक है, जो उपभोग करता है जम के, कंजम्पशन करता है जम के, वो बाजारों में निकल पड़ा है, वो जम के पैसे खर्च कर रहा है। ट्रंप का पूरा दांव ये है कि एक बहुत बड़ी विशालकाय रकम, खरबों की ट्रिलियंस की रकम वो जमा कर लें डॉलर्स में, और फिर उसके जरिए वो अमेरिका का जो टैक्स पेयर है, उसका टैक्स बहुत ज्यादा कम कर दें या बिल्कुल खत्म कर दें। वो कहते हैं कि जो मांगा है, अमेरिका ग्रेट तभी होगा जब हम इनकम टैक्स खत्म कर देंगे। इनकम टैक्स आप तभी खत्म कर सकते हैं जबकि जो अमेरिकी स्टेट है, उसको नागरिकों से पैसे वसूल करने की जरूरत ना रह जाए, तो उसको कहीं और से पैसे कमाने होंगे। तो उसके लिए सारा काम वो कर रहे हैं। उन्हें अमेरिकी लोगों के रोजगार की भी चिंता है, इसीलिए किसी भी भारतीय को रोजगार मुहैया नहीं करना चाहते अमेरिका के जरिए। आज स्थिति यह है कि अगर आप कभी अमेरिका का वीजा लेने जाएं, तो वहां पर जैसे ही आप वीजा का इंटरव्यू देने जाते हैं, वो इंटरव्यू लेने वाला ये भांपता है कहीं अमेरिका में आप नौकरी तो तलाश करने नहीं आ रहे हैं। इसलिए नौजवानों को वीजा मिल ही नहीं रहा है। आपके देखते देखते रहे कितने नौजवानों को वीजा वो उसके पासपोर्ट में पर्ची लग के वापस कर देते हैं कि नो आई एम सॉरी, वीजा इज नॉट ग्रांटेड। वो उनको वापस कर देते हैं। उनको जैसे कोई नौजवान चेहरा सामने आया, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्रियां हैं, वो इंजीनियर है या कुछ और है, डेटा एनालिस्ट है, वो उसका चेहरा देखते ही वो 2 मिनट के अंदर उसको वापस कह देते हैं, नहीं आपको वीजा नहीं मिलेगा। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग जाएंगे तो अमेरिका में नौकरी तलाशेंगे। अगर किसी का परिवार वाला अमेरिका में रहता है, नौकरी करता है, तो किसी कीमत पर उसको वीजा नहीं मिल सकता। ये स्थिति इस वक्त बन गई है। उसकी वजह है कि ट्रंप का एक आर्थिक विचार है, वो कितना भी भोंडा, बदसूरत, खराब लगे, अशिष्ट लगे, कुछ भी लगे, लेकिन उसकी असलियत ये है, और भारत उनके निशाने पे है। अच्छा, दूसरी उनकी रणनीति ये है कि वो अपने खिलाफ देशों को आपस में गठजोड़ नहीं बनाने दे रहे हैं। शुरू में लगा था कि यूरोप के साथ में और दूसरे देशों के साथ में एक बड़ा गठजोड़ बन जाएगा, सारे देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक हो जाएंगे, एक मोर्चा बना लेंगे।
और फिर ट्रंप को जो है उनको सबक सिखाया जाएगा। शुरू में एक क्षण के लिए ऐसा लगा था, हम लोग भी इस तरह सोचने लगे थे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने जबरदस्त कुशलता का प्रदर्शन करते हुए टैरिफ को इस तरह इस्तेमाल किया कि सारे देशों ने उनसे अलग अलग डील करनी शुरू कर दी। चीन ने अलग डील कर ली, ब्रिटेन ने अलग डील कर ली, यूरोप के दूसरे देशों ने अलग डील कर ली उनके साथ में। भारत के साथ भी डील की बातचीत चल रही है, भारत ने खुद ही स्वीकार किया है, लेकिन मामला अटका हुआ है। यहां पर ट्रंप बिल्कुल अपने मन की डील करेंगे, और अगर डील नहीं भारत करेगा तो जितना नुकसान हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उतना नुकसान वो करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो नुकसान झेल सकते हैं, भारत नुकसान नहीं झेल सकता है। अच्छा, चूंकि भारत की कोई न सामरिक औकात है अमेरिका के मुकाबले, न भारत की कोई आर्थिक औकात है, विदेश नीति के मामले में भारत अकेला पड़ा हुआ है, दक्षिण एशिया के उसके पड़ोसी देश भी उसके साथ नहीं खड़े हुए हैं, इसलिए भारत को और डराने के लिए वो पाकिस्तान को दुलार रहे हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से उन्होंने इतना बड़ा लोन दिलवाया, अमेरिका नहीं चाहता तो मिल ही नहीं सकता था। अब वो पाकिस्तान में तेल निकाल रहे हैं, वहां पे आके उस समझौता कर लिया पाकिस्तान के साथ तेल निकालने का। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, जिसने ये पहलगाम और बैसवान घाटी का हत्याकांड करवाया था, उसको बुला के अपने साथ खाना खिला रहे हैं, उसको भोज दे रहे हैं उसको, और उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको आतंकवाद के खिलाफ एक सेनानी के रूप में पेश कर रहे हैं। और हम लोग हक्के बक्के खड़े हुए हैं, हम केवल उनके जवाब में पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। जैसे ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है कि भाई भारत और पाकिस्तान और कश्मीर का मामला जो है वो बहुपक्षीय नहीं है, द्विपक्षीय है। ऐसा करता है, ऐसे ट्रंप ने उनकी बात ये सुन ली है, ट्रंप को पहले से पता नहीं था ये, इसलिए ट्रंप को आप बता देंगे तो ट्रंप मान जाएंगे। ये तो बच्चा भी जानता है कि भाई भारत हमेशा कहता रहा है, इसी बात को आपने दोबारा फिर दोहरा दिया है। आज जो जायसवाल साहब का वक्तव्य आया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वो भी इसी किस्म का वक्तव्य है। तो ट्रंप तो भारत और भारत सरकार की धुनाई करते रहेंगे, उसके लिए दिक्कतें पैदा करते रहेंगे, जब तक उन्हें कम से कम जो उनकी इच्छाएं हैं वो कम से कम 70-80% पूरी नहीं हो जाती। जी, आपने अंग्रेजी मीडिया का जिक्र किया और ये कहा कि वहां पर धीरे धीरे माहौल बनने लगा है कि कृषि संबंधी समझौते हो जाने चाहिए, लेकिन एक और माहौल मीडिया मैंने देखा, खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें, कि भारत को खड़े होना चाहिए और अमेरिका का मुकाबला करना चाहिए, उसे रूस से समझौता करना चाहिए, अपने वैकल्पिक रास्ते तलाशने चाहिए। आपने थोड़ा सा उसका जिक्र किया कि इसकी कोशिश हुई थी पर वो नाकाम हो गई, पर क्या ये संभावना है कि रूस, भारत और कुछ अन्य देश मिलकर अपना एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करें, क्योंकि अमेरिका को भी नुकसान होगा? मेरा कहना है कि ऐसी संभावना दिखाई पड़ी थी, लेकिन दूसरे देशों में दम नहीं है असल में। आप देखिए ना, रूस के पास हथियार तो हैं बेचने के लिए, लेकिन बाकी रूस और क्या कर सकता है? रूस कोई बहुत इस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं है कि वो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को कोई बहुत सहारा दे सके, और भारत एक बहुत विशाल अर्थव्यवस्था है, भारत को बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत है। भारत कोई पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश नहीं है, भारत कोई श्रीलंका जैसा छोटा सा देश नहीं है, जहां पर उसे आप थोड़े से आपको 10, 20, 25, 50, 100 बिलियन डॉलर अगर दे दो उसे, तो उनको राहत मिल जाएगी उनको। भारत को तो बहुत कुछ चाहिए, तो उसको तो वही देश मदद कर सकता है जो देश भारत को जिस देश के पास इतनी क्षमता हो। इस तरह की क्षमताएं दुनिया में किसी के पास नहीं है सिवाय अमेरिका के। अच्छा, जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिम मतलब वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, उनकी समस्या यह है कि वो लंबे अरसे तक अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी करता रहा है, लंबे अरसे तक उनकी सुरक्षा की गारंटी करता रहा है अमेरिका। तो उनके पास सेनाएं नहीं है, उनका डिफेंस सिस्टम अपना नहीं है, वो अमेरिका पर निर्भर थे पूरी तरीके से। उस डिफेंस सिस्टम को दोबारा बनाने में उन्हें अगले 20 साल लगेंगे, आज की तारीख में वो है ही नहीं इस काबिल कि उसको बना पाए। उसके लिए बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे उन्हें। तो ये बहुत बड़ी अभी दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका नंबर 1 की, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है चीन। चीन से भारत के संबंध बहुत खराब है। अब पूरी भारत में भी कोशिश हो रही है कि चीन से संबंध अच्छे हो। मैंने जिक्र किया था नई परख के मंच पे कि जो NITI कमीशन है उसने भारत सरकार को बाकायदा लिखित में राय दी है औपचारिक रूप से कि चीन का जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए वो भारतीय अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोलें और भारतीय कंपनियों में चीन को 24% तक हिस्सा खरीदने की इजाजत दें।
बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा कदम है ये। जबकि अभी मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले ही पीयूष गोयल ये कह चुके हैं आधिकारिक रूप से कि चीनी एफडीआई को भारत में आने का कोई भी निर्णय नहीं किया गया है। भारत अभी इस पक्ष में नहीं है कि चीनी एफडीआई आए। उस निर्णय को बदलवाने के लिए एनआईटीआई का जो थिंक टैंक है भारत सरकार का, योजना आयोग की जगह बनाया गया है, वो इस तरह की सलाह दे रहा है। तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि चीन के साथ सुरक्षा, राष्ट्रीय चीन के साथ सीमा विवाद बना रहेगा अपनी जगह, वो चलता रहेगा और साथ में चीन के साथ संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। चीनी माल से वैसे ही भारत भरा हुआ है पूरी तरीके से, हम लोग दबादब चीनी माल खरीद रहे हैं और चीनी माल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई उसके ऊपर रोकथाम तो है नहीं। एक और प्रश्न है मेरा इस पूरे घटनाक्रम में कि जिस तरीके से ट्रंप रोज भारत के बारे में ट्वीट करते हैं या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ लिखते हैं, उनका कुछ अपना अलग है सोशल मीडिया, तो क्या उससे नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत पर, उनकी छवि पर कुछ असर पड़ रहा है या उसको मैनेज करने में वो सफल रहे हैं अपने देश में? देखिए, नरेंद्र मोदी को लगता है कि ये नुकसान उन नुकसानों से ज्यादा, उन नुकसानों के मुकाबले कुछ नहीं है जो उन्हें ट्रंप से सीधे सीधे भिड़ जाने से हो सकता है। तो ट्रंप से सीधे सीधे अगर वो भिड़ जाएं और ट्रंप को उन्हीं के मुंह पे उन्हीं की शैली में जवाब देने लगे, कहने लगे तुम होते कौन हो इस तरह की बात करने वाले, हम एक स्वतंत्र संप्रभु देश हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने वाले, ये बात वो कहना अगर शुरू कर देंगे, उसके बाद में फिर मोदी पूछते होंगे अपने आप से हमारा साथ कौन देगा। रूस इस हालत में है नहीं कि वो साथ देना चाहे तब भी नहीं दे सकता, खुद ही वो एक बहुत बड़े युद्ध में उलझा हुआ है, उस युद्ध से उसका निस्तार संभव नहीं है रूस में। चीन से आपके संबंध खराब है, चीन ने आपकी जमीन दाब रखी है, वो सलामी स्लाइसिंग के जरिए आपका हाथ उनकी चट्टान के, चीनी चट्टान के नीचे भारत का हाथ दबा हुआ है। और कौन सा देश है ऐसा जो कि भारत को सहारा दे सकता है, मदद दे सकता है। छोटे छोटे किस्म के समझौते भारत करे पहले से ही दुनिया के साथ किए हुए, सभी ब्रिटेन के साथ मोदी जी दस्तखत करके आए हैं, तो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो पाती। तो क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में एक ऐसी स्थिति आएगी जब अमेरिका के साथ भारत का समझौता हो जाएगा और कुछ बीच का लेन-देन होगा जिसमें भाजपा सरकार भी देश में अपना चेहरा देखिए, दिखा पाए और ट्रंप अमेरिका ये का दिखाना समझौता? चाहते हैं कि आप अमेरिकी एम्बिट में हैं, आप अमेरिका के दायरे में हैं, आपने अमेरिका की जो हेजेमनी है, अमेरिका का जो वर्चस्व है, उसे आपने स्वीकार कर लिया। अगर भारत अमेरिका से ट्रंप के मन की डील कर ले, हैं, तो हो सकता है कि ट्रंप कुछ फायदा भी करा दें भारतीय अर्थव्यवस्था का, लेकिन उससे कुल मिलाकर जो नुकसान होगा वो बहुत भयानक नुकसान होने वाला है। और मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी बहुत ही कुशल और चतुर राजनेता हैं, वो जानते हैं इससे जो राजनीतिक नुकसान होगा वो ऐसा होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। देखिए, इसकी एक थीसिस है मेरी, जो बिल्कुल गरीब आदमी है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा है मुश्किल से, वो सरकार के खिलाफ बगावत के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो शक्ति ही नहीं है बगावत करने की। आप कितना भी उसमें बगावत का इंजेक्शन लगाइए, वो नहीं खड़ा होगा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ मिला हुआ है, पहले से कुछ लाभ हुआ है उसको, अगर आप उससे उसके लाभ छीन लें, अगर आप जिसके पास जमीन है उसकी आप जमीन छीनने का खतरा पैदा हो जाए, जिसके पास वो जो मूल्य है, इसको एमएसपी कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो समर्थन मूल्य छीनने का खतरा पैदा हो जाए, ये सब चीजें जिसको लगा कि भाई हमारी फसल के, सरकार खुद हमारी जो फसल बाजार में जाती है उसके खिलाफ होड़ करने वाले दूसरे उत्पाद को, अमेरिकी उत्पाद को सरकार ने न्योता दे दिया है। आप देखिए क्या भयंकर किस्म की स्थिति पैदा होगी। वो लोग वो अपना भी कुर्ता फाड़ देते हैं और आपका भी कुर्ता फाड़ते हैं, सरकार का भी कुर्ता फाड़ते हैं। जो हुआ था, जो जिनको हम लोग किसी जमाने में कुलक कहते थे, फार्मर कहते थे या धनी किसान कहते थे, उन्होंने कितना जबरदस्त आंदोलन किया। ऐसा आंदोलन ही नहीं हुआ मुद्दतों से जैसा आंदोलन वो हुआ था। उसमें उनकी जातिगत पहचान, उनकी सामुदायिक पहचान, उनकी धार्मिक पहचान, सब ने मिलकर उनके जो आर्थिक मांगे थी और जो राजनीतिक रूप लिया, वो सब मिलके एक हो गए। मतलब वो कुछ का कुछ बन गया। इसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा आंदोलन भी हो सकता है। बीजेपी ने भी कल्पना नहीं की थी। भाई
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान तो बीजेपी को वोट दे रहे थे, राजस्थान के जाट तो बीजेपी को वोट दे रहे थे। ठीक है, हरियाणा के जाट नहीं दे रहे थे बीजेपी को वोट, और पंजाब के जाट नहीं दे रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तो वोटरों को बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं थी, सब उनके खिलाफ हो गए। फिर ये जाटों तक सीमित नहीं रहेगा मामला, तो पटेल भी शामिल हो जाएंगे, बहुत बड़ा चक्कर फंस जाएगा इसके अंदर। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि जो वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप है अमेरिका के, उनकी छवि पहले के राष्ट्रपतियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा ढीठ किस्म की, मूडी किस्म की है। क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छवि पर भी असर पड़ता है, आप मानते हैं? ट्रंप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता ना, सामान्य अमेरिका के ऊपर कोई असर, अमेरिकी के ऊपर कोई असर पड़ता है। देखिए, शुरू में सब लोगों ने कहा भाई ट्रंप को विदेश नीति वाली जो नफासत भरी भाषा है वो ट्रंप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, भौंडे किस्म की बातें करते। भाई आप देखिए, ये एक ऐसा राष्ट्रपति है जो पहले से अदालत द्वारा सजा याफ्ता है, अदालत ने उनको फैलन घोषित कर रखा है। अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीतते तो जेल में होते इस वक्त, उनकी सजा स्थगित है। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने एक पोर्न स्टार के साथ संबंध बनाए और उस बात को छिपाने के लिए उसे एक खुफिया रकम दी और उस रकम को छिपाने की उन्होंने कोशिश की। सब साबित हो गया है अदालत में। उनके ऊपर और भी कई बड़े बड़े इल्जाम हैं उनके ऊपर, वो सारे इल्जाम अदालत में साबित हो चुके हैं। ट्रंप को इन सब की कोई परवाह नहीं है। वो एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो कभी कभी किसी ने नहीं किया। वो कहते हैं जब अमेरिका में इनकम टैक्स नहीं था, एक जमाना था अमेरिका में इनकम टैक्स नहीं लगता था, अमेरिका तब वास्तव में ग्रेट था। इनकम टैक्स हटाने से ही अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मागा है, मागा का केंद्रीय बात यही है कि इनकम टैक्स खत्म किया जाए। इनकम टैक्स तभी खत्म होगा जबकि अमेरिकी राज्य की आमदनी बढ़ेगी और अमेरिकनों की आमदनी बढ़ेगी बड़े पैमाने पर। भाई एक तरफ तो भाई अमेरिका के लोगों की आमदनी बढ़े, एक्सपोर्ट इनका, और दूसरी तरफ अमेरिकी स्टेट की भी आमदनी बढ़े, इनकम टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? वो एक पूंजीवादी स्वर्ग की कल्पना बेच रहे हैं, एक ऐसा स्वर्ग जिसमें लोग जम के पैसा कमाएंगे और सरकार उससे कोई टैक्स नहीं लेगी। आप सोचिए, अगर कोई सरकार भारत में ही इनकम टैक्स खत्म कर दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इनकम टैक्स खत्म कर दे या जीएसटी आधा कर दे मान लीजिए, तो कितनी लोकप्रिय हो जाएगी सरकार वो। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।